वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने प्रदेश में दूसरे स्थान पर आकर मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने हाई स्कूल की परीक्षा में 97.50% अंक हासिल किए हैं। 600 अंक की परीक्षा में संस्कृति ने 585 अंक हासिल किए हैं। मुरादाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाली छात्रा संस्कृति ठाकुर का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे स्कूल के अध्यापक और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा। वहीं आगरा के इरादत नगर गांव में के गरीब छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में टॉप किया है। हालांकि विकेश ने हाई स्कूल परीक्षा में 92.66% अंक हासिल किए हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक संस्कृति ठाकुर की तस्वीरें है, मुरादाबाद की रहने वाली हैं संस्कृति। दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। और पहले एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आगरा की, विकेश, जो कि कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने परीक्षा में 92% के करीब अंक हासिल किए हैं। देखिए, दूसरा स्थान संस्कृति ने पाया है। हाई स्कूल में आगरा के लाल का भी कमाल देखने को मिला है। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए विकेश को आप देख रहे हैं। विकेश, आगरा टॉप किया है आपने, किस तरह का खुशी का माहौल है? क्या आगे जाके आप करने की सोच रहे हैं? मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, किस तरह का सहयोग स्कूल प्रबंधन और परिवार की तरफ से मिला इस पूरी तैयारी को लेकर? आज जब आगरा टॉप किए हैं आप, तो मुझे बहुत स्कूल की तरफ से पूरा सहयोग मिला और इस परिवार वालों की तरफ से। किस विद्यालय के छात्र हैं आप? ठाकुर कालीचरण सिंह इंटर कॉलेज। बहुत ही खुशी का माहौल है। आज बहुत सीना चौड़ा कर दिया हमारे विकेश ने। बहुत ही मेहनती बच्चा है और इसके उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा कामना करते हैं। देखा जाए तो विकेश हमेशा चाहेंगे, हम इसका सहयोग करते हैं। जो भी जरूरत होगी हम इसके लिए तैयार हैं। चलिए, अब बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। अब कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सहारनपुर की तस्वीर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज और आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही साथ युवाओं से अपील की गई है कि वो अफवाह पर ध्यान ना दें बल्कि शांति बनाए रखें। शामली में कलेक्ट्रेट के बाहर छात्रों ने हंगामा किया और सैकड़ों की संख्या में जमा होकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में आरएलडी ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए, राजनीतिक दल भी इस प्रदर्शन में कूद चुके हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है मुजफ्फरनगर में। इस दौरान आरएलडी कार्यालय से डीएम ऑफिस तक प्रदर्शन किया गया। कासगंज में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते हाई अलर्ट देखने को मिला है। ट्रेनिंग सेंटर संस्थापक ने विरोध का आह्वान किया और सैकड़ों छात्रों ने बिना अनुमति के विरोध मार्च निकाला। साथ ही साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं आगरा की अगर बात करेंगे तो आगरा में अग्निपथ योजना को लेकर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर युवाओं ने चक्का जाम कर दिया। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट था और इसी के चलते युवा पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। तो देखिए, मुजफ्फरनगर में सियासी रंग भी इस प्रदर्शन में देखने को मिला है, क्योंकि आरएलडी की तरफ से भी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, छात्रों को समर्थन दिया गया। आरएलडी कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन और मार्च किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारे एसडीएम साहब और सीओ साहब लगे हुए थे। उनको वहीं पे उन्होंने अपने ही ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन देने के बाद सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घर गए। उनको बता दिया गया, समझा दिया गया है और वो सभी हमारे यहाँ जो भी बच्चे थे वो बहुत शांति प्रिय थे, बहुत अनुशासित थे। ये अग्निपथ स्कीम के तहत जो डिफेंस में रिक्रूटमेंट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम जारी किया है, उसको लेके यूथ में जो एजिटेशन हो रहा है, पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल है, उसको लेके हम लोग सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे भी सतर्क हैं और लगातार इस स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। हमारी सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी लगातार भ्रमणशील है और इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही है। कहीं से कोई अभी तक अप्रिय स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम सतर्क हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। जो हमारे एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं उसमें हमने ड्यूटी लगा रखी है।
बीच बीच में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और जो यूथ हैं उनसे भी बात की जा रही है। उनके जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई इस तरह का आह्वान यहाँ सहारनपुर में कोई अप्रिय स्थिति न हो, इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। और अग्निपथ योजना के विरोध में युवा मेरठ में रोहटा रोड पर बन्नू मियाँ कॉलोनी में 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे युवाओं का कहना है कि देश के नागरिकों से राय लेने के बाद अग्निपथ को लॉन्च करना चाहिए था। अग्निपथ को लॉन्च करने में सरकार ने जल्दी दिखाई है और इसी का परिणाम है कि जगह जगह पर अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है। अनशन कर रहे युवाओं ने यह भी कहा है कि जो लोग आक्रोश में आकर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुरक्षा बलों पर पथराव करना भी कोई समाधान या फिर उचित कदम नहीं है। अग्निवीर को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। देश में एक अजीब सा माहौल है, न जाने वो क्या परिभाषा है जो बताई जा रही है। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने की, पिछले 2 दिन से अनशन पर हैं। बात करने की कोशिश करते हैं आखिर इन्होंने क्या समझा, इनका क्यों विरोध है, क्यों आक्रोश है। क्या नाम है आपका? सर मेरा अरुण कुमार नाम है। जो ये स्कीम गवर्नमेंट लाई है, ये तो सर एक मुद्दा तो है ही है, क्योंकि उससे बच्चों का भविष्य 4 साल में अंधकारमय हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 4 साल इन्होंने तैयारी करी फौज की, फिर इन्होंने फिजिकल पास करा 1600 मीटर 4.5 मिनट में, आते निकल जाती हैं बाहर जब ये बच्चे दोपहरी में दौड़ते हैं। उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट लिया गया। आज 2 साल से 1.5 साल से इन्हें कोरोना का बहाना लेकर के अर्नुकत तुम्हारी परीक्षा अब होगी, अब होगी। बात अगर अग्निपथ की करें तो क्या कमियां हो हैं इसमें? सर अग्निपथ तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है, मुख्य विषय इस समय जो चल रहा है वो अग्निपथ का चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे भला नहीं होगा। मतलब मैं सुनना चाहता हूँ आपकी जुबानी क्या कमियां हैं इसमें? सर अग्निपथ में तो सबसे बड़ी कमी यही है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा। जी, मेरे साथ जो लोग हैं इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि अपनी बात को कहने का एक जायज़ तरीका होना चाहिए। रेलगाड़ी, पुलिस बल हमारी अपनी संपत्ति है। पुलिस में रहने वाले वो सभी लोग जो पत्थर खा रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। अपनी बात को कहने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए और देश को और अन्य लोगों को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। और बागपत में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसके चलते ही बड़े स्तर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। और रालोद के आह्वान पर आज बागपत कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील भी की गई। इसी बात को लेकर शुक्रवार को एडीएम अमित कुमार, एएसपी मनीष मिश्र ने देश खाप चौधरी के आवास पर जाकर उनसे बातचीत भी की, जिसके चलते देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास से ही युवाओं की बड़ी संख्या कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेगी। प्रशासन ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हैं। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बावली चुंगी, दिल्ली बस स्टैंड, औद्योगिक पुलिस चौकी समेत अन्य स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह नाकाबंदी भी की हुई है। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ जगह पर विभिन्न संगठनों की तरफ से भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसके चलते सुबह से ही रोडवेज और अन्य वाहनों का संचालन बहुत कम संख्या में देखने को मिला। और बुलंदशहर में अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं के गुस्से के चलते पुलिस प्रशासन शांत कराने में जुटा हुआ नजर आया, जिसके चलते डीएम और एसएसपी ने शहर के टाडा स्टेडियम और यमुनापुरम स्टेडियम में युवाओं से बातचीत भी की और उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। बता दें कि इन्हीं स्टेडियम से चलकर युवाओं की भीड़ सड़कों तक पहुंची थी और जमकर हंगामा किया था। पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अफसरों को भी फील्ड में एक्टिव किया गया। और राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर बुलंदशहर के खुर्जा नगर पहुंचे और इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र नागर का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता समेत खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे।
राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर स्वागत कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू भी हुए। ऊर्जा में पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद में पहला कार्यक्रम था। स्वागत का कार्यक्रम था, जनसंपर्क का कार्यक्रम था और जो 8 वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हुए हैं उसके लिए भी ये कार्यक्रम था। उसकी जानकारियां जो 8 वर्ष में उपलब्धियां हैं उसको लेकर भी आज कार्यक्रम। सांसद जी, एक ये अग्निवीर जो चलाया जा रहा है उसको विरोध में जगह जगह जो छात्र हैं, जो अग्निवीर हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी नहीं है, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। ये योजना युवाओं के हित में है, देश की सेनाओं को युवा बनाने की तरफ स्कीम है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। और नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम का स्कैन और क्लोन कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी नकली आधार कार्ड बनाकर बैंक अकाउंट खोलते थे, जिसके चलते नकली अकाउंट खुलवाकर लोगों से ठगी कर पैसे मंगवाते थे और साथ ही साथ लोगों को फोन कर नौकरी दिलाने और अन्य वेरिफिकेशन के नाम पर भी ठगी किया करते थे। एटीएम के पास खड़े होकर लोगों के मदद के नाम पर एटीएम कार्ड बदल देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42 एटीएम कार्ड, 41 फर्जी आधार कार्ड, 13 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, एसीपी 2 और सेक्टर 58 के इंस्पेक्टर की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें इन लोगों ने एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग को पकड़ा है। बेसिकली इसका एक मास्टरमाइंड है जो फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवाकर और एटीएम्स कहीं ना कहीं से प्रोक्योर कराकर उसमें बाहर से डिफरेंट प्रिटेक्स्ट पे लोगों से पैसे मंगवाता था अकाउंट में और उसके बाद उसका मिसयूज़ कर रहा था। हम लोगों ने सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास एक एटीएम था। उस एटीएम में पिछले 3 साल में जांच करने पर पता चला कि 2-2.5 साल में 34.5 लाख रुपए 34.5 लाख हुआ है। उसकी लोगों ने इसे किया। और मुजफ्फरनगर की शाहपुर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। दरअसल बिजली घर में उपेंद्र नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि उपेंद्र की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। जानकारी यह है कि उपेंद्र की पत्नी का सचिन नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका उपेंद्र विरोध करता था और इसके चलते उपेंद्र की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। एक बिजली विभाग में संविदा कर्मी की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया था, क्योंकि ये घटना अत्यंत संवेदनशील थी और विद्युत केंद्र के अंदर ही ये हत्या की घटना घटित की गई थी। इसमें विस्तृत विवेचना की गई। विस्तृत विवेचना से ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी के संबंध गांव के ही एक नौकर से थे और उसी नौकर ने अवैध प्रेम संबंधों के कारण हत्या कर दी थी। इस हत्या में शामिल मृतक की पत्नी भी थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में जो प्रयुक्त चाकू था वो भी बरामद कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है और जांच में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के आशवाबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत करा दिया। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। घटना हुई, हमारी दीदी थी, उनको एडमिट किया था राज हॉस्पिटल में।
उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ब्लड बंद हुआ नहीं, उनकी गंभीर हालत होती गई। डॉक्टर कहता रहा अभी रुको, हमने के अलग ट्रांसफ़र कर दो, कहीं पे भेज दो, रेफ़र कर दो। डॉक्टर ने मेरी कोई बात सुनी नहीं है, अपने आगे लगन दी नहीं है। उसके बाद रेफ़र किया था, 3-4 बजे झगड़ा झगड़ के गए थे। उसके बाद रेफ़र किया था, वहाँ आगरा हॉस्पिटल पहुँचते टाइम डेथ हो गई। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान संभालने के बाद लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकारी भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि रामपुर जिले के सेफनी में अवैध रूप से क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से चल रहे थे, लेकिन अब लगता है कि अवैध रूप से क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने आज मिलक और टांडा विधानसभा सैफनी नगर पंचायत में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज किए गए हैं और 1 अस्पताल सीज किया गया है। और वहीं एसपी सिंह ने छोलाचाप क्लिनिक चलाने वालों को जेल भेज दिया है। देखिए, दीप अल्ट्रासाउंड सेंटर मिलक में था और एक मेट्रो सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें था टांडा में। ये दोनों सेंटर की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो काम न करके उनकी जगह पे कोई अनटेंड लोग काम कर रहे हैं। इसकी जगह पे हमने टीम बना के भेजा। आज हमारे नोडल अधिकारी थे इसके डॉक्टर वरुण कुमार सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बना के भेजी, तो दोनों जगह पाया गया कि कोई भी डॉक्टर वहाँ पे है नहीं, अनटेंड लोग काम कर रहे हैं। दोनों सेंटर को सील कर दिया गया है और इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई हम पत्रावली तैयार कर रहे हैं, जो जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और एटा में रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, नामजद लोगों ने युवक को मारी गोली। वारदात में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक पर हत्या के मामले में न्यायालय में केस चल रहा था। पेशी की तारीख पर जा रहे युवक को गोली मारी गई है। रास्ते में घेर कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया युवक को। पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस थाना अलीगंज के गाँव मोहम्मद नगर बझेरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक युवक जो कि पेशी के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसे गोली मार दी गई। युवक को घेर लिया गया, गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। अब पीड़ित परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, आरोप लगाया है और बताया जा रहा है कि पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना अलीगंज के गाँव मोहम्मदपुर नगर बझेरा का पूरा मामला है। नामजद लोगों ने युवक को गोली मारी, जिससे युवक की मौत हो गई और कुल मिलाकर 6 लोग बताए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से, क्योंकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि इन 6 लोगों ने युवक की हत्या की है। और बुलंदशहर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की शादी कराई गई। इस कार्यक्रम में करीब 245 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इसमें से 200 हिंदू जोड़े और 45 मुस्लिम जोड़े थे। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। बुलंदशहर के हालांकि नुमाइश स्थित निकुंज हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और वही मुरादाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरों से 30 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए हैं। चोरी के मोबाइल की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के अभियान के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 4 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से तमाम मोबाइल भी बरामद हुए हैं, लाखों की जिसकी कीमत बताई जा रही है। और भारत देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी वाणिज्यिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी अतुल गोयल ने दिल्ली देहरादून बाईपास पर मेरठ वेद व्यासपुरी में आईटी पार्क के सामने मल्टी फैसिलिटी सेंटर पीएनबी भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पीएनबी ने 300 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। इस मौके पर अंचल प्रबंधक
सुरेंद्र पाल सिंह समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएनबी भवन में स्थित अंचल कार्यालय में 5 मंडलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर में फैली 375 शाखाओं को नियंत्रित किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मेरठ में एक बड़ा ऑफिस खुला है। सबसे पहला प्रश्न है, बड़ा सकारात्मक है, ग्राहक कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? ये ऑफिस भी ग्राहक कल्याण के लिए ही है। ऑल दी सुविधाएं वन रूफ के अंदर दी जाएं, यही इसका उद्देश्य है। ये जो बिल्डिंग है ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें नीचे ब्रांच भी होगी, इसमें जोनल ऑफिस भी होगा, इसमें सर्किल ऑफिस भी होगा, जो हमारी रिकवरी का टीम है जिसको हम शास्त्रा बोलते हैं वो भी इसमें होगा, और प्रोसेसिंग सेंटर, ब्रांच से अगर जो लोन जाता है तो वो प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है। रिटेल का जाता है उसको हम पीएलपी बोलते हैं, और एमएसएमई वगैरह का होता है तो वो जाता है एमसीसी वगैरह में 10 करोड़ से ऊपर का। तो ये दोनों सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल ये है कि कस्टमर को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, और जो मेन उद्देश्य है, जो छोटे लोग हैं, मझोले लोग हैं, या चाहे वो किसान हो, छोटी एमएसएमई यूनिट हो या हाउसिंग लोन हो, उसको उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रेडिट सुविधाएं कैसे प्रदान करी जाए। मतलब ये है हमारा कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो आजकल लोन ले रहे हैं लोग बाग, उनको कैसे जो है फॉर्मल सेक्टर में लाके बैंक से सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है सस्ते दर पर उनको मिले। चलिए, मेरे साथ अतुल गोयल जी थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पीएनबी बैंक को भविष्य में और ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी और ग्राहक और बैंक के बीच को बनने वाला जो बॉन्ड है उसे और भी ज़्यादा अटूट बनाया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। और इसी के साथ ही पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।